नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये जो 25 क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी फैक्टों को समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसके जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो राज्य लोक सेवा आयोग है, यदि हम बात करें इसके अध्यक्ष की, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है, तो राज्यपाल ही करता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इसको पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, इसको पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 317 में किया गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो देखो दोस्तों, ये जो ग्रैमी पुरस्कार है ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ग्रैमी पुरस्कार है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार होता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, रेलवे डिब्बों का निर्माण किया जाता है पेरम्बूर में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पेरम्बूर कहाँ पर है, तो ये चेन्नई में स्थित है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से याद रखना है कि भारत में रेलवे डिब्बों के निर्माण के लिए पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो भारत में रेलवे डिब्बों के लिए पहला कारखाना चेन्नई के पेरम्बूर में सन 1952 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इस कारखाने का नाम क्या है, तो इस कारखाने का नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पहला कारखाना था, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, पोंग डैम किस नदी पर निर्मित है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पोंग डैम है ये ब्यास नदी पर स्थित है। कहाँ पर, ब्यास नदी पर बना हुआ है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम यानी कि एक्ट कब लागू किया गया था। तो देखिए दोस्तों, महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा हेतु संसद द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम, कौन सा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम वर्ष 2005 में लाया गया था। मैं बात कर रहा हूँ कि ये अधिनियम कब लाया गया था, 2005 में लाया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ये जो अधिनियम है ये कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2006 को। कब लागू किया गया था, 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। ये जो एक्ट है ये लाया तो गया था 2005 में, लेकिन लागू कब किया गया था, 2006 में लागू किया गया था। किस डेट को, 26 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत क्या होगा, तो इस अधिनियम के तहत जो घरेलू हिंसा होती है, ठीक है, उसमें जो पीड़ित महिलाएं होती हैं उनको 60 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट द्वारा न्याय प्रदान कराया जाएगा। ठीक है, और ये जो अधिनियम है ये वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर की कुंडली को यानी कि कॉइल को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। तो देखो दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होते हैं और उनकी जो कुंडली होती है जिनको हम साधारणतः कॉइल भी कहते हैं, तो इसको कहा जाता है एलिमेंट। क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो एलिमेंट है ये किसका बना होता है। तो ये जो एलिमेंट है ये नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम में यदि हम बात करें कि इसमें निकेल कितना होता है, तो नाइक्रोम में निकेल होता है 80%। ठीक है, कितना, 80% निकेल होता है। और इसमें 20% क्या होता है, तो नाइक्रोम में 20% होता है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम होता है 20% और 80% होता है निकेल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो देखिए दोस्तों, जो सुचेता कृपलानी है ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो इनका कार्यकाल रहा था 1963 से लेकर 1967 तक। ठीक है, ये कार्यकाल भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, ओबारा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो ओबारा बांध है ये रिहंद नदी पर बना है। कहाँ पर? रिहंद नदी पर बना है। और कहाँ पर बना हुआ है ये? तो ये रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है ओबारा बांध। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो देखो दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और देखो दोस्तों, इसका एक सेनापति था। इसका सेनापति कौन था बृहद्रथ का? तो इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मौर्य वंश है इसका संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश का संस्थापक है। और जो बृहद्रथ है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। जो बृहद्रथ है इसका एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। इसने जो है बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। नंबर 10 क्वेश्चन है, सिंधु और सतलुज नदी के मध्य विस्तृत हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो सिंधु और सतलुज नदी के मध्य विस्तृत हिमालय का भाग है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कुमायूं हिमालय है, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि सतलुज और काली नदी के मध्य जो विस्तृत हिमालय का भाग है इसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। और जो काली और तीस्ता नदी के मध्य हिमालय का विस्तृत भाग है इसको जो है नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता और देहांग नदी के मध्य जो विस्तृत हिमालय का भाग है इसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका एक बार आप रिवीजन भी कर सकते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो देखिए दोस्तों, जो 10 राजाओं का युद्ध है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये 10 राज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये 10 राज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो युद्ध है ये परुशणी नदी के किनारे हुआ था। कहाँ पर? परुशणी नदी के किनारे हुआ था। और देखो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो युद्ध है इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ पर? ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। और कौन से मंडल में इसका उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे कि गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो जो गाय है ये नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। कहाँ का? नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नंबर बी पे लिखा है बांग्लादेश। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर। कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है। और म्यांमार का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो जो बाघ है, जो बाघ है ये म्यांमार का राष्ट्रीय पशु है। और जो कुवैत देश है, ठीक है, इसका राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका राष्ट्रीय पशु है ऊंट। ठीक है, ये पूछा गया था कि ऊंट कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, तो आप कहेंगे ये कुवैत देश का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो शनि ग्रह है ये जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। देखिए दोस्तों, जो शनि ग्रह है इसका घनत्व जल से कम है। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है। और जो शनि ग्रह है ये अपने छल्लों और वलयों या फिर रिंग की उपस्थिति के कारण, आपको पता है कि छल्ला, वलय या फिर रिंग किस ग्रह में होते हैं? तो ये शनि ग्रह में होते हैं। ठीक है, और इन्हीं की उपस्थिति के कारण ये जो ग्रह है ये जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? हम बात कर रहे हैं विश्व की, ना कि भारत की। भारत की तो सभी लोग जानते हैं कि भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में। ठीक है, 1853 में चली थी और मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही विश्व की, तो बताएं फटाफट से कमेंट करके। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो विश्व की पहली रेलगाड़ी है ये चली थी 27 सितंबर। ठीक है, आपको डेट भी याद रखना है, 27 सितंबर 1825 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी? तो ये लंदन के डार्लिंगटन से स्कॉटटन तक चली थी। ठीक है, और देखो दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो विश्व की पहली रेलगाड़ी चली थी 1825 में, ये किस इंजन की सहायता से चलाई गई थी? तो ये भाप इंजन की सहायता से चलाई गई थी। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के रिसेंटली एग्जाम होना है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन पर मैं एक अलग से सेपरेट बहुत ही जल्दी वीडियो बना दूंगा।
तो जिसमें रेलवे से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सभी को मैं इंक्लूड करूंगा, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटभक्षी पौधे या फिर इनको इंग्लिश में कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो ये किस तत्व की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। तो देखो दोस्तों, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो अनुच्छेद 19(1) का है, इसके अंतर्गत जो है निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है। और देखो दोस्तों, जो राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है अमजद अली खां का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है। तो जो अमजद अली खां हैं ये कौन है, तो ये फेमस सरोद वादक हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अमजद अली खां हैं ये फेमस सरोद वादक हैं और इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि एक राष्ट्र ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो ये कथन है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू का। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, गिरते हुए नारियल में होती है। आपको बताना है कि जो नारियल पेड़ से गिर रहा है उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी। तो देखो दोस्तों, उसमें जो है गतिज ऊर्जा स्टोर होगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ऊंचाई से गिरती हुई वस्तुएं, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा और घूमता हुआ पहिया। ठीक है, इन सब में कौन सी ऊर्जा होती है, तो इन सब में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, जो सोपान कृषि है ये पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। कहाँ पर, फड़ानों के जो पहाड़ होते हैं उनकी ढलानों पर की जाती है। इस प्रकार के सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भारत में सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है। तो भारत में सोपान कृषि जो है ये हिमाचल प्रदेश में की जाती है। ठीक है, और कहाँ पर की जाती है, तो उत्तराखंड में की जाती है। ठीक है, और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन सभी में थोड़ी बहुत जो सोपान कृषि है ये की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद उत्तराखंड में ये सोपान कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना की गई थी अकबर के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको अकबर का शासनकाल पता होना चाहिए कि कब से कब तक रहा। तो अकबर का शासनकाल रहा था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना की गई थी 31 दिसंबर, मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो उस समय किसका शासनकाल चल रहा था, तो उस समय जो है अकबर का शासनकाल चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ किए गए। तो देखो दोस्तों, इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ सर्वाधिक बार 15 बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखे गए थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार रखे गए थे, 15 बार रखे गए थे, जो कि सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो दोस्तों, विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश है अपना देश भारत। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, अबुल फजल किस सूफी संत का पुत्र था। तो जो अबुल फजल है ये शेख मुबारक का पुत्र था। किसका, शेख मुबारक का पुत्र था। और देखो दोस्तों, जो अबुल फजल हैं इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है अबुल फजल इब्न मुबारक। ठीक है, और अबुल फजल कौन है। तो जो अबुल फजल हैं ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। और इसकी 2 बुकें जो हैं, ये 2 पुस्तकें जो हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। एक तो अकबरनामा और दूसरी आईने अकबरी। ठीक है, अकबरनामा और आईने अकबरी के राइटर कौन हैं, तो अबुल फजल हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसको समर्पित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से कई फैक्ट पूछे जाते हैं, तो हम सभी फैक्टों को समझेंगे। तो देखिए दोस्तों,
जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये समर्पित है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो कि गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी यदि हाइट पूछी जाए, इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 182 मीटर। ठीक है, यदि आपसे फीट में पूछा जाए तो इसकी हाइट कितनी है, 597 फीट जो है इसकी हाइट है। ठीक है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है आपसे पूछा जाएगा कि इसके वास्तुकार कौन है, इसके मूर्तिकार कौन है, तो इसके मूर्तिकार हैं राम वी सूतार। इनका मैं नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, राम वी सूतार जो हैं ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार हैं। ठीक है, और इसका लोकार्पण किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया था। और इसका लोकार्पण कब किया गया था, तो इसका लोकार्पण किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को। कब, 31 अक्टूबर 2018 को इसका लोकार्पण किया गया था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे और ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। सारे के सारे फैक्ट जो हैं ये अपने आप में एक क्वेश्चन डेवलप करते हैं, तो इन सभी फैक्टों को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे और यदि आप चाहें तो इन सभी फैक्टों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और देखिए दोस्तों, आपको यदि डिटेल पता है तो आप विटामिन B12 के बारे में जितना जानते हैं, ठीक है, मैंने कहा है कि जितना आप जानते हैं विटामिन B12 के बारे में आप सारा का सारा लिख सकते हैं। लिखने से क्या होगा कि जो आपके माइंड में स्टोर है जो डेटा वो एक बार रिकॉल हो जाएगा और लिख देंगे आप तो लंबे समय तक के लिए आपको वो चीज़ याद रहेगी। ठीक है, या फिर आप चाहें तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स के बारे में भी डिटेल लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ उस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों आपको क्या करना है कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं, करंट अफेयर्स के भी हम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।